Hello students, today we are going to start a new chapter, properties of matter. In this chapter, we are going to discuss various properties of matter like elasticity, surface tension, pressure, etc. Another thing I want to share with you that some students from other states have requested to explain certain properties, certain things in English, in Hindi also. So I will try to incorporate Hindi wherever it is possible. So let us start our chapter, properties of matter. So first of all, tell me what is rigid body. In the last chapter, we have discussed this rigid body as that body whose shape and size cannot be changed by application of force. ऐसी बॉडी जिस पर हम अगर फोर्स लगाएं तो उसकी शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा. सच बॉडीज आर कॉल्ड rigid bodies. Generally, we treat some solid bodies as rigid bodies. Another property of such rigid body is that suppose there are 2 points, take any 2 points, we can take any 2 points in the body, and if we see the distance between these 2 points, it will not change with the application of force. जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा. अगर नहीं हो रहा तो हम कहेंगे सच बॉडी इज रिजिड बॉडी. मान लिया आपके पास स्टोन है, पत्थर आपके पास है. सो इफ वी वांट टू प्रेस दैट, वी फील दैट इट इज नॉट प्रेस्ड, सो द शेप एंड साइज इज नॉट चेंज. बट वी आल्सो डिस्कस्ड दैट नो बॉडी इज परफेक्टली rigid. It means there will always be some change in the shape and size of the body, however small it may be. होगा ज़रूर, चाहे इतना कम हो कि हम उसको नोटिस ना कर पाएँ. जैसे मैं कह लूँ कि एक गिलास पानी का आप ले लो, उसमें 1 चम्मच शुगर ऐड कर दो, चीनी इसमें मिला दी 1 गिलास पानी में, आपको टेस्ट में इसका चेंज आ जाएगा. अगर मैं यही कह दूं पूरी बड़ी टैंकी जो है उसमें, जिसमें 10,000 लीटर पानी है, इसमें 1 स्पून डाल दो आप शुगर का, तो पहली बात शुगर है उसमें, आप मानोगे भी हाँ शुगर तो है इसमें, बट क्या उसका टेस्ट आप नोटिस कर सकते हो? तो आपको कोई नहीं कर सकते, बिकॉज द अमाउंट ऑफ शुगर इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन दैट केस. तो सिमिलरली in bodies there are solid bodies whose shape and size will change, though that change is very very small, it is not observed with the naked eye. हम उसको सीधे सीधे इस तरह देख नहीं सकते. सो क्या पहली बात हमें पता चल गई कि नथिंग इज परफेक्टली रिजिड. सो इट मीन्स इफ वी अप्लाई फोर्स, some change will happen to the shape and size of the body. Let us take a simple case of a spring. हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसकी कुछ फिक्स्ड लेंथ हमारे पास है इसकी. सो व्हाट वुड हैपन इफ वी ट्राई टू कंप्रेस इट? इधर से फोर्स लगा दें, इधर से फोर्स लगा दें, व्हाट वुड हैपन? इट साइज वुड गेट श्रिंक्ड, इसका साइज कम हो जाएगा. सिमिलरली अगर इसको हम आउटसाइड पुल करना शुरू कर दें तो व्हाट वुड हैपन? इट्स लेंथ विल बी increased. So what have we noticed? We have noticed that there are things whose shape and size can be changed with the application of force. See another thing, if we remove these forces, if we remove these external forces, what would happen? We notice that this spring comes back to its original size and shape. ये अपनी पहले वाली शेप और साइज को गेन कर लेता है जब बाहर से इसको प्रेस करना या खींचना हम छोड़ देते हैं. सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. तो पहले हम देख लें व्हाट इज इलास्टिसिटी. द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी due to which it regains its
ओरिजिनल shape and size on removal of deforming force. The property of a body due to which it regains its original shape and size on the removal of deforming force. Deforming, that force which changes the shape and size of body. वो फोर्स जो इसकी शेप को चेंज कर रही है, अगर उसको बाद में रिमूव कर दिया, जैसे स्प्रिंग को हम दबा रहे थे, हमने दबाना छोड़ दिया, नो इट विल रीगेन इट्स शेप एंड साइज. सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी है. अब कुछ बॉडीज़ में ये प्रॉपर्टी होगी, कुछ में नहीं होगी. सो दिस इज़ द मेन टॉपिक ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट इज़ इलास्टिसिटी. तो इसमें कुछ टर्म्स हम यूज़ करेंगे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले क्या, बॉडी हमारे पास है, उसकी हमने शेप चेंज करनी है. देयर इज सम बॉडी गिवन टू अस, वी वांट टू चेंज द शेप ऑफ दैट बॉडी. सो व्हाट शुड बी डन. किसी बॉडी की शेप या साइज कैसे चेंज कर सकते हो. वी हैव टू अप्लाई फोर्स. सो दैट फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स. एक टर्म ये आ गया हमारे पास, डिफॉर्मिंग फोर्स. द फोर्स विच इज applied to change the shape and size of body is called deforming body, deforming force. तो फर्स्ट बात हमने कर ली, deforming force, that force which produces change in the shape and size of body, जो बॉडी की शेप एंड साइज को चेंज कर देती है, दैट इज deforming force. स्प्रिंग का केस आप याद रखना, दैट इज द केस ऑफ आइडियल स्प्रिंग. हमेशा स्प्रिंग ऐसे नहीं होते, प्रैक्टिकली स्प्रिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट जो हमने देखा कि दैट स्प्रिंग अगर उसका साइज पहले हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो व्हाट वुड हैपन, अगर इसको खींच के लंबा कर दो फिर छोड़ दो, इट विल रीगेन 10 सेंटीमीटर. दबाकर छोटा कर दो, उसको छोड़ना, इट विल रीगेन इट्स शेप टू द 10 सेंटीमीटर. सो जो बॉडी रीगेन कर जाती है उसको हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी. जो नहीं कर पाती उसको कहते हैं प्लास्टिक बॉडी. वो भी हम लिखेंगे. पहले आप देख लें, डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी. व्हाट हैपन्स इफ यू ट्राई टू पुल आउट स्प्रिंग, स्प्रिंग को बाहर खींचना शुरू कर दो. अगर बड़ा स्प्रिंग, अच्छा स्प्रिंग, व्हाट वुड हैपन, स्टेज विल कम व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू exert more force. उसके ज़्यादा आप खींच नहीं सकते. If you want to press a certain spring, you cannot press it beyond a stage. उससे ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते. तो क्या, कौन हमें रोक रहा है. So whenever we try to change shape and size of body, उसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज होने शुरू हो जाते हैं. जो मॉलिक्यूल दूर दूर थे वो पास आ जाएंगे, अगर लॉन्गेट करोगे दूर जाने शुरू कर देंगे. सो देयर इज नेचुरल स्प्रिंग्स आर देयर. सो बॉडीज हमारी माइंड में रख लें, ऐसे स्प्रिंग्स हैं जैसे ये डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर देयर इन द बॉडी. द बॉन्ड्स आर लाइक स्प्रिंग्स. What would happen if you try to change shape and size? इस तरफ से दबाओगे, what would happen, other springs will pull it out. इसको बाहर की ओर प्रेस करेंगे. अगर खींचोगे they will attract towards inside. So इसकी शेप एंड साइज चेंज करेंगे जब आप, तो ये भी फोर्स लगाएगा
so that it will oppose the change in shape and size. इसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी के जो रोकती है डिफॉर्मिंग फोर्स को. इस फोर्स के अपोजिट another force is there that is called restoring force. The force which brings the body back in original shape and size on the removal of deforming force is called restoring force. As the name suggests, इसका नाम कैसा है? Restore, दोबारा वैसी हालत में लेकर आ जाओ. So it means it is the opposing force. तो क्या देखा हमने? As the deforming force increases, so as the restoring force. दोनों में competition है. जितना जितना force लगाओगे, what would happen? Restoring force will also increase to compensate that. Stage will come when if you apply force, an equal and opposite force would be there, जो इसको आगे डिफॉर्म होने से रोक देगी. अब आपने क्या किया? आपने बाहर वाली फोर्स लगानी बंद कर दी, तो बॉडी क्या करती है? इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. कौन इसे वापस लेकर आ रहा है? दिस इज द फोर्स. कौन सी फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स. इट हेल्प्स द बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. So they forces हैं, these are two forces which are acting inside the body when we apply an external force to change the shape and size. So next, what would happen? What is the result of these forces? अब देखते हैं इनमें क्या कंपटीशन है. कुछ बॉडीज ऐसे हैं जिनके एटम्स मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज हैं, बाउंड्स बने उनके पास, तो पूरी तरह कंपीट कर रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स को, उसको पूरी टक्कर दे रहे हैं. तो सच whenever such deforming force is removed, they will regain its shape. So such bodies are called elastic bodies. So what is elastic body? The body which regains टोटली, पूरी तरह से, टोटली इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड elastic body. क्वार्ट्ज फाइबर, QUARTZ, ये आर है. क्वार्ट्ज फाइबर. सो व्हाट? दैट बॉडी विच रीगेन्स टोटली, पूरी तरह से अपनी पहली वाली शेप और साइज में आ जाए. कब? जब बाहर वाली फोर्स जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको हम रिमूव कर दें. इट रीगेट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज टोटली, कंप्लीट तरह, पूरी तरह से. दैट इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी. आप जहाँ नोट कर लो, इट इज़ एन आइडियल केस. नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक. कोई भी बॉडी पूरी तरह से इलास्टिक नहीं है. व्हाट हैपन्स? इट रीगेन्स ऑलमोस्ट द ओरिजिनल शेप एंड साइज, बिल्कुल उसकी शेप एंड साइज के पास ही आ जाती है. तो सच बॉडीज आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडीज. अनदर बॉडी वुड बी देयर, say plastic body. What? The body which
यहाँ डज नॉट regain its original shape and size on removal of deforming force is called plastic body. Like paraffin wax, putty, etc. That body which does not regain, जो बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स को हमने रिमूव भी कर दिया है फिर भी अपनी शेप एंड साइज को रीगेन नहीं कर रही। घर में जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो अगर उसको शेप चेंज कर दो तो व्हाट वुड हैपन, इट विल रिमेन एट दैट पोजीशन। तो जो वैक्स है उसकी शेप चेंज कर दो, तो बाद में फोर्स लगाना छोड़ दो तो उसकी शेप वैसी ही हो जाएगी। दैट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, और पहले वाली शेप साइज रीगेन नहीं करेगी। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो सच बॉडी इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। अगेन नो बॉडी इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, नो बॉडी इज परफेक्टली प्लास्टिक। कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जिस पर फोर्स लगाओ और बिल्कुल भी ना अपनी शेप रीगेन करे। जो प्रैक्टिकली हमें मिलती हैं दे रीगेन शेप बट दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। वो रीगेन तो करती हैं बट रीगेनिंग इज़ वेरी स्मॉल, so practically they are treated as plastic bodies. So plastic body की फिर प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्लास्टिसिटी। इलास्टिक बॉडी की क्या, इलास्टिसिटी, उसका ऑपोजिट क्या, प्लास्टिसिटी। अगर आपको कहा जाए व्हाट इज प्लास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी due to which it does not regain its original shape and size on removal of deforming force is called, the property of body due to which it does not regain its original shape and size on removal of deforming force is called plasticity. उस प्रॉपर्टी हम क्या कहेंगे, उसका नाम रखेंगे प्लास्टिसिटी। ये प्रॉपर्टी से टर्म्स हमने देख ली, नोट डाउन कर लो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक, नो बॉडी इज परफेक्टली प्लास्टिक। इस तरफ इलास्टिक बॉडी, इस तरफ प्लास्टिक बॉडी। All the bodies are in between these two. Those which have major properties like elastic body, जिनमें ज़्यादा elasticity हो, प्रॉपर्टी ज़्यादा elasticity की, they will be termed as elastic bodies. जिनमें plasticity की प्रॉपर्टी ज़्यादा dominate करे, those will be called plastic bodies. Practically they are elastic and plastic. Perfectly nothing is elastic, nothing is perfectly plastic. Again we are there to see that स्प्रिंग की एग्जांपल देखें हम। स्प्रिंग को इस तरफ वाल से हमने कर दिया फिक्स, इस तरफ से मान लिया फोर्स लगा रहे हो, दिस इज अ deforming force, says FD, deforming force is there. So what is the direction of restoring force? It will be opposite to it. So there is competition here.
It means whenever we apply a deforming force, there would be restoring force develop inside the body. बॉडी के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी, दैट विल cause to stress. So we are there to discuss another term, that is stress. We will learn further. ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, दैट इज विद इन द इलास्टिक लिमिट्स. स्प्रिंग है, उसको थोड़ा सा दबाया, इट रीगेन्स शेप. अगर स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा प्रेस कर दी जाए, व्हाट वुड हैपन? इट मे बी इन द कंडीशन दैट इट विल नॉट रीगेन इट्स शेप एंड साइज. उसको ज़्यादा पुल कर दो, सारी उसकी वायर सीधी कर दिया आपने, इतना जोर लगा दिया. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलास्टिक लिमिट्स. ज़्यादा नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा उसको परेशान नहीं करना. सो वी विल सी दैट इन द हुक्स लॉ. आगे हम पढ़ेंगे. एट दिस टाइम व्हाट इज स्ट्रेस? द रीस्टोरिंग फोर्स per unit area is called stress. Restoring force per unit area is called stress. What is stress? The stress is equal to a restoring force upon area. इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट वुड बी फोर्स. फोर्स, व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन. व्हाट अबाउट एरिया? मीटर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट इज आल्सो कॉल्ड पास्कल इन केस ऑफ प्रेशर. जब हम प्रेशर डिस्कस करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड पास्कल. डिमेंशन फार्मूला. इसका डिमेंशन फार्मूला क्या होगा? फोर्स है, नीचे क्या तो रफ में आप ट्राई कर सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया. व्हाट इज फोर्स? m1 l1 t minus 2. व्हाट अबाउट एरिया? l2. सो व्हाट इट विल हैपन? m1 l minus 1 t minus 2. So dimension formula is m1 L minus 1 T minus 2. बड़ा आसान फाइंड करना, सेम जो प्रेशर का है, फोर्स अपॉन एरिया. सीजीएस क्या हो जाएगा? डाइन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर. सो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी सीजीएस यूनिट ऑफ दिस स्ट्रेस. द स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप्स. It is of two types. Tangential stress. Sorry. Let us discuss first of all normal. Normal stress. Another word will be tangential stress. We will discuss it later. So normal means which is acting at 90 degree. When the force is acting on the surface at 90 degree, then the stress is called normal stress. The force, कौन सी force? Restoring force. The restoring force acting normally to unit area is called normal stress. It is further of two types.
It may be number one, you can say longitudinal. Longitudinal stress or longitudinal normal stress. What happen if the external force increases the length of a body, the length of a wire, the stress developed longitudinal stress. कोई वायर है हमारे पास, वायर को आप खींच के लंबा करना चाहते हो, तो व्हाट विल हैपन, रीस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट नॉर्मल टू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया. तो क्रॉस सेक्शन पर ये नॉर्मली एक्ट करेगी रीस्टोरिंग फोर्स लाइक दिस. ये वायर है हमारे पास, इसको एक्सटर्नल फोर्स लंबा करना चाह रही है, तो रीस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट दिस. सो दिस विल बी perpendicular to this surface area. So such force is called normal force. In this case it is called longitudinal stress. Force per unit area will become stress. सेकंड हमारे पास इसका कंप्रेशनल स्ट्रेस, इसी पे चेंज कर देते हैं हम सेकंड. Another type of normal stress is compressional stress. If external force try to decrease a length or volume of body, the stress developed is compressional stress. वो स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन स्ट्रेस. बॉडी हमारे पास बैलून है, उसको दबाकर आप उसका साइज छोटा करना चाहते हो, और हमारे पास वायर है, उसको दबाकर स्प्रिंग है दबाकर छोटा करना चाहते हैं. इन दैट केस compression stress would be there. So normal stress has two types, longitudinal stress and compressional stress. There is also another kind of stress that is called tangential stress. The word tangential comes from tangent. पढ़ा है ना आपने tangent क्या होती है. Suppose there is a circle, so that which just touch a point, एक पॉइंट पर ऐसी लाइनें ड्रा कर दें, that is called tangent. In this case suppose this is area, तो ये ब्लैक बोर्ड हमारे पास एरिया है, अगर फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है तो that is called normal force and stress produced is called normal stress. मान लीजिए फोर्स ऐसे एक्ट कर ली अलोंग द सरफेस, सच विच फोर्स इज कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स. उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस. द डिफॉर्मिंग फोर्स acts along the tangent to a surface, then the stress developed is called, उसको कंपनसेट करने के लिए टेंजेंशियली स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा,
that is called tangential. So tangential stress is there. तो हमने क्या देखा, डिफॉर्मिंग फोर्स इज देयर. डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, जो बॉडी का शेप एंड साइज चेंज करना चाहती है. इसको कौन टक्कर देगा, हु विल स्टैंड अगेंस्ट दिस, तो कहेगा कि मैं ऐसा नहीं होने देता. दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स. जैसे बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, डिपेंडिंग अपॉन इट्स एरिया, stress will be developed there. So what happens, deforming force is there. It is external force. ये बाहर से फोर्स लगी हमारे पास. बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने रिएक्शन दिया, रिएक्ट किया, उसके पास कौन सी फोर्स आ गई, रीस्टोरिंग फोर्स. ये इंटरनल है. ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, रीस्टोरिंग फोर्स वुड बी देयर दैट वुड ट्राई टू बैलेंस द डिफॉर्मिंग फोर्स. ये डेवलप हो चुकी है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर है, वेट कर रही है कब डिफॉर्मिंग फोर्स हट जाए, सो दैट इट विल ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स एटम्स टू द सेम पोजीशंस, सो दैट शेप एंड साइज आर द सेम एज इन द ओरिजिनल केस. जो पहले वाले केस में था शेप एंड साइज वही हो जाए. ये रीस्टोरिंग फोर्स है. इसको डिवाइड कर दें हम एरिया से, दैट बिकम स्ट्रेस. स्ट्रेस हमारे पास दो तरह की थी, व्हाट वाज, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल. इसमें आगे दो, वन रिलेटेड टू लेंथ and other is basically related to volume. This is got the longitudinal stress, that is called compression stress. So what happens in that case, 1 2 3 तीन तरह की स्ट्रेस हमारे पास आ चुकी हैं, नॉर्मल के 2 केस और एक टेंजेंशियल का केस हमारे पास. So what happens, डिफॉर्मिंग फोर्स इज देयर, अभी उसको हमने रिमूव नहीं किया, तो इट मीन्स नाउ देर इज सम चेंज इन शेप एंड साइज. तो कुछ ना कुछ शेप एंड साइज ने चेंज कर दिया है, इसने शेप साइज को चेंज कर दिया है. सो व्हाट इज दैट चेंज, वो चेंज क्या है, उसका नाम हमने रखा स्ट्रेन. स्टोरी सारी समझ लो. डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रही है, उसको जो उसने चेंज प्रोड्यूस कर दिया, दैट चेंज इज कॉल्ड स्ट्रेन. जो चाहती है फोर्स भी ऐसा नहीं होगा, मैं दोबारा उसी पोजीशन पे लेके आ जाऊंगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स. और रीस्टोरिंग फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो, दैट विल गिव अस स्ट्रेस. अब इसके 2 केस है, फोर्स नॉर्मल एक्ट कर रही है और फोर्स इज अलोंग द सरफेस टेंजेंशियली. So that will lead to 2 major types of stresses. So now we'll come to the strain, mean the change that has produced due to external force, means due to deforming force. The ratio of change in configuration, means shape and size, to the original configuration is called strain. And the body whose shape and size means configuration has changed, that is called strained body. उसको हम कौन सी कहेंगे, strained body और deformed body. तो अलग से लिख लेना कहीं पर, वैसे ही the body whose shape and size means configuration
has changed ड्यू टू, इसने चेंज किया था, डिफॉर्मिंग फोर्स। इज कॉल्ड स्ट्रेन्ड बॉडी, और आप इसका और क्या नाम रख सकते हो, और डिफॉर्म्ड बॉडी। जिस बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो चुका है with the application of deforming force, that is called strained body or deformed body. So let us come to the topic strain. Strain क्या हमारे पास, it is the ratio, ऐसा आपके एग्ज़ाम दिया आपने, 70 मार्क्स का एग्ज़ाम था, टोटल मार्क्स आपने गेन किए 30. So what is the change? So depending upon that is the ratio. So strain is आपका original shape and size है ना, और you can say change in configuration divided by original configuration. So that is called strain. आपने क्या देखा, स्ट्रेस इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह की स्ट्रेस थी, 2 केस नॉर्मल के, 1 टेंजेंशियल का. सो अगेन वी विल सी हियर डिपेंडिंग अपॉन दीज 3 स्ट्रेसेस देयर वुड बी 3 इक्वलेंट स्ट्रेन्स. जितने हमारे पास स्ट्रेस की टाइप्स हैं उतनी टाइप्स हमारे पास आ जाएंगी स्ट्रेन की. So it is of 3 types. Strain 3 तरह के. नंबर 1 longitudinal strain. It means it is the ratio of change in length, say wire or anything else, change in length of body to the original length of body. So we say it sometimes, not always, sometimes it is mentioned like this: EL, longitudinal strain, change in length upon ओरिजिनल लेंथ. ऐसा हमारे पास आ चुका. तो लेट अस सपोज देयर इज अ वायर. थोड़ा और एक्सप्रेशन देखें हम इसके बारे में, नोट कर लो प्लीज़. Let there be a wire of length L and small l is the change in length, change in its length on application of deforming force. ऐसा केस है हमारे पास. ये वायर है हमारे पास, इसकी लेंथ है L.
इस पर हमने फोर्स लगाकर ऐसे लंबी होगी से, इट बिकम्स L प्लस एल विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स नीचे को लगाई आपने, को वेट डाल दिया, इसकी लेंथ लंबी होगी जहाँ तक चलेगी। So this is increase L. So we say that strain, say E L or E small l is equal to L upon L. Change कितना है स्मॉल l, पहले कितनी थी कैपिटल L. So you may say like L upon L. Sometimes it is like delta L upon L. Whatever may be there. मतलब क्या है इसका, चेंज कितना हुआ और पहले कितनी थी, चेंज लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। सेकंड वन वुड बी कितनी तरह की स्ट्रेस है हमारे पास, 3 तरह की स्ट्रेस थी, लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी कौन थी, कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल्स समथिंग दैट इज देयर टू चेंज द शेप एंड साइज, सो उसको हम वॉल्यूम से डिनोट कर देते हैं। सेकंड वन इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इट इज रेशो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम to the original volume of body. So we can say that E V is equal to delta V upon V. So there is a wall here, force is applied from outside, normal stress is applied, it will shrink the body, इसने का साइज डिक्रीज कर दिया। पहले वाले में कितना V काम हो गया, कितना आ गया V माइनस डेल्टा V। सो हियर V इज ओरिजिनल वॉल्यूम, V माइनस डेल्टा V, इसमें हमने कंप्रेस कर दिया इसको। तो चेंज कितना आ गया डेल्टा V। सो दिस चेंज इन वॉल्यूम ऑन ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। थर्ड हमारे पास अब डिस्कस करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये नोट कर लिया आपने। नो देयर व्हाट वुड हैपन, कितने थे हमारे पास, स्ट्रेन नॉर्मल का स्ट्रेस 2, लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा हमारे पास आ गया कंप्रेसिबिलिटी, इसके पास कहाँ टेंजेंशियली। सो व्हाट वुड हैपन, पहले आप देख लो, सपोज हमारे पास ऐसा बॉक्स है, सच क्यूबॉइड इज देयर, अब फोर्स इसको फिक्स कर दो, नीचे वाला पोर्शन फिक्स कर दिया हमने, सी इट इज फिक्स सरफेस, फिक्स फेस, इसको चिपका दिया, ये लगा दिए, जैसे भी ये अपनी शेप, ये पोजीशन चेंज नहीं करेगा। वही अप्लाई फोर्स अलोंग दिस, इस फेस पर हमने फोर्स अप्लाई करनी शुरू कर दी इस तरफ। व्हाट वुड हैपन, ऊपर वाला प्लेन है, इट विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस साइड, it may be like this,
सो देयर वुड बी शिफ्ट इन दिस स्पेस। अगर आप फ्रंट से देखो आप, ये पहले हमारे पास फोर्स लगाने से पहले ये फिक्स फेस है हमारे पास, ये फिक्स है, फोर्स लगा दी इस तरफ, व्हाट हैपन्स, दिस प्लेन गेट्स शिफ्टेड टुवर्ड दिस साइड। इसमें हमने क्या इसकी शेप चेंज कर दी ऐसे अलोंग द टेंजेंट, तो दिस एंगल इज देयर, दिस एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेन हेयर, इसको हम स्ट्रेन कहेंगे। इसको डिफाइन करें तरीक, another method is there, say it is delta L and this is L. L is the distance between two planes and this is delta L is the shift in the upper plane with respect to the lower plane. So we can define it in two ways, हम देखेंगे अभी। इसको हम कहते हैं shear strain, you can also say tangential strain, और कॉमन इसका नाम क्या है, shear strain. It is defined as the angle in radian that is by which a line originally perpendicular to the fixed surface gets changed। तो पहले लाइन हमारे पास ऐसी थी 90 डिग्री फिक्स प्लेन पर, अब इसको हमने जब फोर्स लगाई इट गेट्स चेंज, तो दैट एंगल इज कॉल्ड shear strain। तो shear strain योर ES इज थीटा, इस एंगल को हम कहते हैं shear strain। Now say that this, now let us discuss further, इसको नोट कर लो आप। इसी में फर्दर देखो, ट्रायंगल देख रहे हैं आप, दिस ट्रायंगल, ये बेस है, सामने आ थीटे के परपेंडिकुलर, दिस हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। When theta is small, what happens? Theta is nearly equal to tan theta. So therefore, ES जो हमारे पास थीटा है, it is nearly equal to tan theta. It means we can say ES is delta L upon L. So you can say that it is the ratio, किसकी रेशियो है? रेशियो with which the upper face shifts to the difference between the two planes। दो प्लेन में कितना डिफरेंस है? L। शिफ्ट कितनी होगी? डेल्टा L। दैट रेशियो इज कॉल्ड स्ट्रेन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स। नोट कर लिया हमने। अब इसके आगे हम कैसे डेवलप कर रहे हैं? हमने क्या देखा, हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स थी, उसने क्या किया, जब उसने एक्ट किया रिस्टोरिंग फोर्सेस देयर। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। 3 तरह की स्ट्रेस डेवलप हो चुकी है हमारे पास। कौन सी थी? एक हमारे पास थी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ऐसे कह दो आप। अनदर केम, कौन सी हमारे पास आ गई? कंप्रेशनल स्ट्रेस। Another one is there, that was tangential stress। मैं जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ। 3 स्ट्रेस हमारे पास हैं, 3 ही स्ट्रेन है। अब जे लगती व्हाट इज दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन।
इसके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, another one is their shear strain. तो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेस देयर इज द स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस है तो हमारे पास कौन सी स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। कंप्रेशन स्ट्रेस है हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस है हमारे पास क्या है, शेयर स्ट्रेन। ये रफ वर्क है समझने के लिए बस। हमने नेक्स्ट क्या देखना, अगर इनकी रेशियो फाइंड कर लो, इफ यू फाइंड द रेशियो ऑफ द स्ट्रेन टू द स्ट्रेस और स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, व्हाट वुड हैपन, दैट वुड गिव अस ए कांस्टेंट। वो कांस्टेंट मिल जाएगा हमारे पास। सेम हेयर, इनकी रेशियो भी एक स्ट्रेन कांस्टेंट, इनकी रेशियो भी क्या एक कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगी। सो दैट रेशियो वुड बी कांस्टेंट। वो कौन सी कांस्टेंट है वो हमने डिस्कस करना नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड Young's modulus of elasticity. So we are going to discuss modulus of elasticity. So first one is there Young's modulus of elasticity denoted by Y. It is the ratio of normal stress, नॉर्मल स्ट्रेस कह लो, इसमें कौन सी टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टू द longitudinal strain or lateral strain, y is equal to and this is longitudinal और lateral strain, इनमें से ये भी नाम यूज़ कर लो, lateral strain, कभी कभी ये भी नाम हम यूज़ करते हैं, lateral strain. So that is called Young's modulus of elasticity. इसको हम फाइंड करके देखते हैं in the case of a wire. So let there be a wire. So let there be a wire of length say L, small l is the increase in length on applying, कौन चेंज करेगा, अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स, ऑन अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स। एफ बी रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड, जो इसमें बन जाएगी रीस्टोरिंग फोर्स। एंड व्हाट इज दैट, ए बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका मीनिंग क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। जैसे हमारे पास ये वायर है, इसको कैसे कट कर सकते हैं, जैसे घर में आप सलाद बनाते हैं, खीरा कटिंग का रेत का, अगर आप इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे कट करें तो इट विल गिव अस ए सर्कुलर शेप, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल क्रॉस सेक्शन। इसकी हमने बात करनी है। अगर आप इसको स्लांट पे कट करेंगे यू विल लाइक गेट शेप लाइक दिस इज नॉट द केस। वी आर गोइंग टू टेक दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारे पास। तो क्या हमने देखा, एक वायर हमारे पास है, उसका लेंथ एल हमने ले लिया, कैपिटल एल। नाउ इफ वी विल अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स, इट्स लेंथ विल गेट इंक्रीज्ड बाय स्मॉल एल,
say force F is developed here, applied here, so equal force, restoring force is there. So what do we say here? दोनों चीज़ फाइंड करते हैं हम, स्ट्रेस भी फाइंड कर लें, स्ट्रेन भी फाइंड कर लें. So what is stress and strain? Stress is equal to force upon area. What is strain here? Change in length, small l upon l. So therefore y, क्या हमारे पास y है? Stress upon strain. What is stress? F upon A, small l upon L. What happens? It comes out to be like this. Y is equal to FL LA. FL LA. अब देखो what are the units of this Y? So see here, it is the ratio of stress and strain. तो strain के यूनिट क्या हो सकते हैं? तो नोट कर लो, strain की यूनिट क्या होगी? चेंज लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ और लेंथ डिवाइड हो रहे हैं, तो strain has no units. अगर हमने पहले नहीं नोट किया तो नोट कर लो, strain has no units, it is unitless quantity. So what are the dimensions of this Y? The dimensions of stress. So फिलहाल आपने ये देख लो, this is the Young's modulus for elasticity, F अपॉन ए नीचे चला गया, कैपिटल एल ऊपर आ गया, F कैपिटल एल एल अपॉन एल ए. अगर आपको रेडियस दिया हो इस वायर का, इफ आर इज रेडियस ऑफ द वायर, तो व्हाट वुड बी एरिया? पाई आर स्क्वायर. देयरफॉर वाई बिकम्स, इन दैट केस अगर दिया हो तो एफ एल पाई आर स्क्वायर एल. दैट वुड बी जंक्स डबल सिक्स एक्सपेरिमेंट. अगर एरिया दिया तो ए में लिख देना, अगर रेडियस दिया तो वी कैन फाइंड एरिया बाय दिस मेथड पाई आर स्क्वायर एंड वी विल गेट दिस जंक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इसके यूनिट क्या होंगे? वही जो स्ट्रेस के हैं. ऐसा यूनिट इज वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. डिमेंशन फार्मूला बिल्कुल सेम वही होगा जो स्ट्रेस का है, m1 L-1 T-2. तो ये बात हमने बड़ी आसान थी कर ली. क्या हमने फाइंड किया? स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो. सो वी फाइंड इट इज़ ए कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल. किसी खास मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है. स्टील के लिए कुछ और है, आयरन के लिए कुछ और है ना. डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल इट्स वैल्यू विल बी फिक्स्ड एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द मटेरियल, इट विल गेट चेंज्ड विद द चेंज इन मटेरियल. लेट अस कम टू सेकंड वन. बल्क, उसका नाम हमने रखा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको डिनोट करते हैं के से. क्या देखा? मॉडुलस एक रेशो है. अब इसमें कौन सी रेशो आएगी? इट इज रेशो ऑफ कौन सी स्ट्रेस? कंप्रेशनल स्ट्रेस. क्या चेंज करती है? इट चेंज द वॉल्यूम टू द रेशो कंप्रेशन एस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. दोनों की रेशो का हम क्या कहेंगे? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो व्हाट डू वी से हियर? compressional stress
अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब लेट देयर बी ए स्फीयर का केस हम देख लें। स्फीयर ऑफ वॉल्यूम V, delta V be decrease in volume on applying deforming force वही पुरानी डायग्राम हमारे पास आ जाएगी। सपोज दिस इज द वॉल्यूम, इफ अप्लाई this normal force here which is there to decrease the volume, what would happen? Its volume gets decreased by dV. Let A be टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। मान लीजिए हमारे पास ये है, तो हमने फाइंड क्या करना है इसमें? अगेन वी हैव टू फाइंड स्ट्रेस। स्ट्रेस फाइंड करो कितनी है, स्ट्रेन फाइंड करो, और दोनों की रेशियो फाइंड करनी है हमने बस। तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इसमें आप माइनस साइन देख रहे हैं। माइनस मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स इज डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द स्फीयर, so that is why we are using here sign minus. Now what is K? K is क्या हमने देखा? It is the ratio of this stress upon strain. So F upon A delta V upon V. So बल्क मॉडुलस का हम टाइम काफ़ी हो रहा है, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट और लगेंगे। तो के एफ अपॉन वी ए अपॉन डेल्टा वी माइनस, here we see that force upon area एज ए वी अपॉन डेल्टा वी, इसका रिवर्स हो गया। तो सी हियर फोर्स अपॉन एरिया, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर। एफ अपॉन ए इज इक्वल टू इज pressure. So we can write this expression like this, minus PV upon delta V. Minus PV upon delta V can be written like this. F upon A is pressure. So we can force upon area is pressure. So this is the bulk modulus of elasticity. यहीं पर आप नोट कर लो एक और बात, नोट एक और टर्म यूज की जाती है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? तो नोट करते हैं सी से, द इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी is called compressibility. What is C? C is 1 upon K. K कितना है? This value will be delta V upon PV. That is compressibility. अब बार बार एक बार नोट रख छोड़ो मन में, कोई भी हमारे पास मॉडुलस इलास्टिसिटी का है, चाहे हमने कौन सा डिस्कस किया, जंग, चाहे क्या बल्क मॉडुलस, और चाहे नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ईच विल हैव द सेम यूनिट
एट दैट ऑफ स्ट्रेस. इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. जो स्ट्रेस के यूनिट्स हैं वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के होंगे. अगेन द सेम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डिमेंशन फार्मूला m1 L-1 T-2. Now we are there to discuss the last one. That is called modulus of rigidity. Third one is modulus of rigidity. It is also noted by eta. n को लंबा कर लीजिए eta. It is रेशो ऑफ, अब दो हमारे पास एक पेयर रह चुका हमारे पास, कौन सा पेयर है? टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन. रेशो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड shear strain produced in the body due to deforming force. So eta is equal to tangential stress upon shear strain. Let there be a box as shown in figure. सेम डायग्राम बनाने लगे हम. देयर इज ए बॉक्स. When we apply this phase is fixed here. इसका हमारे पास एरिया कितना है? एरिया इज ए. नाउ टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड अलोंग दिस. ऐसी फोर्स अप्लाई कर दी, इट विल शिफ्ट द अपर फेस, अपर प्लेन को इस तरफ शिफ्ट कर देगा. सो वी कैन सी हियर, इसके पैरेलल लाइन आ गई, इसको इसे मिला दो, इसको इसे, लाइक दिस. सेम हियर. इट गेट शिफ्टेड हेयर. कुछ एंगल टिल्ट कर देगा हमारे पास. इसको फ्रंट से देखना ज़्यादा क्लियर हो जाता. सो मेक डायग्राम लाइक दिस. ऐसा था, फ्रंट से देख रहे हैं हम, ऐसे ही शिफ्ट हो गया ऊपर वाला फेस, उतना फेस ये. तो दिस इज फिक्स फेस, दिस इज डेल्टा एल, दिस इज एल, एफ इज अलॉन्ग दिस साइड, दिस इज थीटा. So what do we see here? अब सबकी वैल्यू फिल कर दें हम. सो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स इस तरफ, एरिया कौन सा? ये एरिया ऑफ द अपर फेस जिसके अलॉन्ग फोर्स लग रही है. फोर्स अपॉन एरिया. व्हाट इज शियर स्ट्रेन? The angle through which a perpendicular line moves. कितना मूव कर गई? थीटा. So we can say it is F A theta. Sorry. F upon A theta. Theta. We can also write in terms of tan theta. Now tan theta क्या देखा ना? डेल्टा L upon L. When theta is small, थीटा एंड टैन थीटा दोनों का हम सेम लिख सकते हैं. सो एन ईटा कैन आल्सो बी लाइक दिस. एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल. सो व्हाट डू वी सी? एफ अपॉन ए एल अपॉन डेल्टा एल.
अगेन आप यूनिट देखो इसके क्या होंगे, बार बार वही बात, ऐसा यूनिट इज जो स्ट्रेस के एफ अपॉन है, दिस इज यूनिटलेस, एल अपॉन लेंथ नो यूनिट्स, फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन फार्मूला m1 l-1 t-2. So these are the three bulk modulus of elasticity. So आज हमने क्या लर्न किया, वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, जो मटेरियल्स हैं उनमें प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, ड्यू टू दैट दे रीगेन दर शेप एंड साइज, उसके कारण वो अपनी शेप एंड साइज को रीगेन कर देते हैं। दो फोर्सेस हमारे पास लग रही हैं, वन इज डिफॉर्मिंग जो चाहती है कि शेप को चेंज किया जाए, उसके पहले एक फोर्स डेवलप हो जाती है बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स विल क्रिएट स्ट्रेस इन द बॉडी, जिसको हम स्ट्रेस, तीन तरह की स्ट्रेस हमने पढ़ ली, डिपेंडिंग ऑन थ्री टाइप स्ट्रेसेस, देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेन्स, तीन स्ट्रेस थी, तीन स्ट्रेन आ गई, तीनों की पेयर में रेशो, वी गेट थ्री मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ, उसका कर्व है बड़ा इंपॉर्टेंट वो, और कुछ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू क्लास।